बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए भी कुछ आसानी पैदा कर सकें। हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है और ख़बरें भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम में जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है। आगे चल के 11 बजे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और ये सेगमेंट भी शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ेंगे आज की खबरों की तरफ। खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे आज की खबरों के हवाले से हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ है। सबसे पहले टॉप स्टोरीज में आज की खबर क्या है। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का खदशा है। सूबे भर में दोबारा से कोरोना टेस्टिंग का फैसला कर लिया गया है। क्रीम मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर, गड़ी शाहू जंक्शन बजट में शामिल। मोहसिन स्पीड की स्पीड मजीद तेज कर। एक्साइज नाकों पर पकड़ी जाने वाली गाड़ियों के हवाले से अहम फैसला। नॉन कस्टम पेड चोरी की गाड़ियां अब एक्साइज कब्जे में लेगा। और आईजी पंजाब की जानिब से तारीखी इकदाम क्या उठाया गया है वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इन खबरों की तरफ तो हमने चलना ही है। मोटरवे का स्टेटस हम आपको रोज अपडेट करते हैं ताकि आपको मुश्किल से हम बचा सके। चलेंगे मोटरवे की सूरत हाल की तरफ। हमारे रिपोर्टर वकास अहमद वहां पे मौजूद हैं। वकास, क्या स्टेटस है मोटरवे का? ना, मोटरवे आज तकरीबन 8:30 बजे खोल दी गई थी ट्रैफिक के लिए, क्योंकि आज धुंध तो थी लेकिन और अभी भी मौजूद है लेकिन जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह हवा चलना है। और मोटरवे हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जो सिलसिला चला आ रहा था शदीद धुंध का, उसमें रात को चलने वाली हवाओं की वजह से उसकी शिद्दत में कमी वाक़या हुई है। लेकिन धुंध अभी भी मौजूद है। लेकिन मोटरवे पुलिस वाले यही हिदायत कर रहे हैं कि अगर लोगों ने सफ़र करना है मोटरवे पर तो वो दिन के औकात में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रात के वक्त किसी भी वक्त जो विजिबिलिटी है वो सिफर हो सकती है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को बंद करना पड़ता है। पिछले 3-4 दिन से मुसलसल मोटरवेज़ 12-14 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रखी जा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता रात सिर्फ M2 यानी लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे थी लाहौर से, वो बंद की गई थी तकरीबन 10 घंटे के लिए। M11 जो थी लाहौर से सियालकोट वो खुली रही थी। मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि विजिबिलिटी इतनी कम नहीं है कि उस पर सफ़र ना किया जा सके, लेकिन धुंध की वजह से विजिबिलिटी मुतासर होती है। तो लोगों को भी चाहिए, ड्राइवर्स को भी, कि वो एहतियात करें और ख़ास तौर पर रात के वक्त में जब धुंध भी थोड़ी सी हो और उनका सफ़र भी नागज़ीर हो तो इस दौरान अपनी स्पीड स्लो रखें। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए कहा जाता है मोटरवे पुलिस की तरफ से, वो अडॉप्ट करें ताकि उनका सफ़र महफूज रह सके। और दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो धुंधों का सिलसिला है पंजाब के मैदानी इलाकों में ये अभी मजीद कई दिन तक रह सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वकास। मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है क्योंकि हवा भी चल रही है, विजिबिलिटी भी बेहतर है। ऑल्दो आगे जाके कुछ पैचेज में ऐसा होता है कि धुंध की शिद्दत होती है। इसके लिए गाइडलाइंस मोटरवे पुलिस की जानिब से ये है कि जी मोहतात ड्राइविंग कीजिए। अल्लाह ताला सबको बखैरियत आफियत अपनी मंजिल तक पहुंचाए, इसके लिए थोड़ा सा आपको मोहतात रहना है। सो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से एक बार फिर से खतरे की घंटी बज उठी है। आप लोगों को इस चीज को लाइट लेने की नहीं जरूरत। हर घर में नजला, जुकाम और गला खराब के मरीज हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा घर होगा जहां पर कोई इस इन्फेक्शन से महफूज है। स्मॉग भी वजह हो सकती है और ये कोविड का प्री सिम्टम्स जो हैं, इवन अब तो खांसी आ रही है सिर्फ, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि प्री कोविड सिम्टम्स हो सकते हैं। और कुछ सूरतों में तो टेस्ट करा रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा कि है क्या। अच्छा जी, सूबे भर में दोबारा से कोरोना टेस्टिंग करने का फैसला किया गया है और कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का खदशा भी अब है। राव साहब, देखिए, ये स्टोरी गुज़िश्ता रोज से बड़ी हो रही है कि जो नया वेरिएंट है वो एक कोई आ गया है और इंडिया में इस हवाले से तो केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए, तो उसके पेश नज़र ही अब यहाँ पे भी नया वेरिएंट की बात शुरू हुई है। तो अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने चूँकि टेस्टिंग का फैसला किया है, तो इसमें एक तो वही बात है कि कोविड में जिस तरह से हमने 18 माह या 24 माह गुजारे थे, वो बड़े, आज भी मुझे याद है कि बड़ा मुश्किल वो लम्हा था।
तमाम मकातब फ़िक्र के लिए, ना सिर्फ आम आदमी ने सफ़र किया उसमें, बल्कि कारोबारी तबके ने बड़ा उस पर सफ़र किया, बंद सब कुछ करना पड़ा। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए जो एहतियात का दामन है वो आपको हाथ से नहीं छोड़ना। और इस नया वेरिएंट को भी ऑब्वियसली अगर टेस्टिंग की ज़रूरत है या कोई सिम्टम्स हैं तो फौरी तौर पे टेस्ट कराने के हवाले से अब जाहिर है महकमा हेल्थ दोबारा से वो एक्चुअली सारा अब लोगों का रवैया राउत साहब पता क्या है, हम खांसी आ रही है, जुकाम वगैरह है तो हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल लेना शुरू कर दिया और वो डर ये नहीं तो है। मसला है। सेल्फ मेडिकेशन डॉक्टर के पास भी नहीं कोई जाता, लोग कहते हैं कि सर्दी या बारिश नहीं होगी इस वजह से। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि खांसी बुखार इस वजह से हो रहा है कि बारिश नहीं हो रही, तो लोग घर में सेल्फ मेडिकेशन पे हैं। इरफान ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन। और हमारा इस खित्ते का, अगर एशिया की बात की जाए तो इस खित्ते का एक बहुत बड़ा इशू सेल्फ मेडिकेशन है। और इसमें आप देखिए हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है और इसी की वजह से आपके जो अंदर आपकी कैपेसिटी है उन बैक्टीरिया से लड़ने की, उसके अंदर कमी आ रही है। और ये एक रिसर्च है, उसकी एक रिसर्च है कि आप क्योंकि ओवरडोज अपने आप को कर लेते हैं बहुत सी चीज़ों से, जहाँ पे आपको अगर हल्का फुल्का बुखार हुआ या फ्लू हुआ तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपने तौर के ऊपर कोई पैराडोल खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो इस तरह जो सेल्फ मेडिकेशन है इससे आप अपने आप को ओवरडोज भी कर रहे हैं, आपके इम्यून सिस्टम जो है इसको डिस्टर्ब किया जाता है। और फिर उसके साथ अगर हम कोविड की बात करें तो ये सिर्फ अब पाकिस्तान का इशू नहीं है, सूबे का इशू नहीं है, लाहौर का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। अभी मैं कुछ देर पहले वर्ल्ड मीटर के ऊपर ये देख रहा था कि कोविड की सूरत हाल क्या है, तो उसमें अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 2 करोड़ 18 लाख जो पेशेंट है पूरी दुनिया के अंदर, अब तक वो अब तक नहीं, ये रिसेंटली वेव के अंदर, रिसेंटली वेव के अंदर 2 करोड़ 18 लाख पेशेंट जो है वो इसके अंदर इफेक्ट हो रहे हैं। और कहा कि इसकी जो कवर होने वाली जो रिकवरी फेजेस हैं उसके अंदर वो बड़ी तादाद है कि जो रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं बात तो और ये उसके साथ फैलाव जो इतना तेजी से हो रहा है, आप देखिए हमारे जैसे राव साहब ने जिक्र किया कि इंडिया के अंदर इसके ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है, वैसे अगर चाइना में देखें तो चाइना के अंदर भी दोबारा से जो टेस्ट और इस वेरिएंट को काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हम भी उन्हीं पैरामीटर्स को देख रहे हैं, हमारे पास अपनी स्टडीज तो कोई है नहीं, हमने अपनी कोई रिसर्च करनी नहीं, हमने तो वही चीज़ें करनी है जो पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से ये इस सीजन के अंदर जैसे आपने जिक्र किया कि शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसके अंदर फ्लू या खांसी या ऐसे इश्यूज ना हो। अच्छा, मैंने कल भी जिक्र किया था कि मैंने पर्सनली डॉक्टर साहब को कहा कि मैं तो बच्चों को कहीं लेके भी नहीं गई, तो मुसलसल इतनी बुरी खांसी, उन्होंने कहा घर में एक बंदा मुतासिर होगा, तो फिर ये कोविड वाली बात ही आ गई है ना कि किसी एक को हो रहा था तो सब लोग हमें अपने आप को इसको इससे अलहदा नहीं अब समझना चाहिए, हमने इसके साथ ही चलना है, लेकिन इसके साथ रहते हुए भी अपने आप को महफूज रखना है। महफूज हम मास्क के ज़रिए रख सकते हैं, अपनी सफाई का ख्याल रख के कर सकते हैं कि हाथ धोएं बार बार, बाहर का खाना जो है इसको अवॉइड करें। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये करेंगे तो इसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इसको अब खत्म कर लें। इसके साथ इरफान एक और चीज, सॉरी राव साहब, मैं ये देख रही थी वो जो वैक्सीनेशन वाला हमने काम बड़ा अच्छा तरीके से शुरू किया था ना, अब लोग वो दोबारा से हमें उसको दोबारा से मेरे ख्याल से स्टार्ट डेफिनेटली। अब देखिए ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है कि इसके रूटीन में टेस्ट जो है वो दोबारा से शुरू किए जाए। ये टेस्ट रिपोर्ट के बाद ये डाटा जो कंपाइल किया जाएगा तो नेक्स्ट फेज आपका वैक्सीन की तरफ है। अगर गुज़िश्ता सालों की बात करें जब ये कोविड बहुत ज़्यादा पीक पे था तो उस वक्त भी हमने कोई वैक्सीन खरीदी नहीं थी, वो भी हमने मांगी तांगी वैक्सीन थी। किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया, किसी ने हमें खैरात दे दी, स्पुतनिक आ गई, वो इसी तरह चल रहा था। कई मेडिसिन तो यहाँ पे ऐसी आई बल्कि उसका एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हम लोग भी बने कि एक्सपेरिमेंट के लिए पाकिस्तान भेजी गई कि यहाँ पे देखे कि इस वैक्सीन से, और आपको देख के हम ये कह सकते हैं कामयाब रहा। अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि इसके SOPs के हवाले से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भूल हो या कोई वो SOPs का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब इसका एक चीज तो राव साहब हमें यहाँ बैठ के एनकरेज करना है कि जिस किसी को भी घर में चेस्ट इन्फेक्शन है, गला खराब है, मास्क आप अपने घर में भी पहने। Exactly. यही चीज बचाओ, कम से कम उसी को पहना दे जिसको है, ताकि ये आगे ना बढ़े। और जब मैं जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके साथ ही रहना है, जब रीओपन हुई थी दुनिया आफ्टर कोविड,
की जो सूरत हाल थी, तो उस वक्त ये दुनिया ने ये तस्लीम कर लिया था कि अब हमने इसके साथ ही रहना है, कोविड के साथ ही आपको चलना है, बंद करने से या वो मामला तब जो है वो ना करने की जरूरत नहीं है, अब आपको साथ चलना है। तो जब आपने साथ चलना है इसके, तो फिर आपको उस हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स की बड़ी आपको स्ट्रिक्टली उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है अपने घरों में, दफातर में, ताकि वो ये इसका फैलाव बेसिकली ना रुके। नहीं, और अब ये रुकने वाली चीज तो यही है कि आपने खर्चा तो जाहिर किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही है। मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश आदत बना लें, मतलब सफाई का जितना आप ख्याल रख सकते हैं मैक्सिमम रखें। घर में आप बच्चों को हाथ लगाने से पहले मैक्सिमम कोशिश करें कि हाथ मुसलसल धोते रहें। बाकी जो लोग मुतासर हैं वो लोग यही कम से कम करें कि मास्क का इस्तेमाल कर लें। हमारे ऑफिस में भी अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ मास्क पहना होता है, तो ये अच्छी चीज़ है, दूसरे लोग जो हैं वो महफूज रहेंगे। ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर हमारे पास है। करीम मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर गड़ी शाहू जंक्शन बजट में शामिल है। मेरे ख्याल से इस मंसूबे की भी अशद जरूरत थी। इरफान ना, बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा अगर इसके ऊपर अपना हालिया एक्सपीरियंस भी आपने शेयर करना है। हाँ, वो भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। कुछ दिन पहले इस रोड के ऊपर सफर करने का इत्तेफाक हुआ, तो आप बिलीव करें कि जौहर शादी हाल यहाँ से लेकर क्रीम ब्लॉक जो सिग्नल है यहाँ तक ट्रैफिक ब्लॉक थी, और ये वजह थी शायद क्रिसमस की तैयारियों के लिए लोग जो है उनकी बड़ी तादाद जो है वहाँ पे आई हुई थी क्रीम ब्लॉक मार्केट में। लेकिन उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है, आपने पूरा रोड जो है इसको जंक्शन इसको सिग्नल फ्री कर दिया। वो 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से आप जिन लोगों ने ट्रैवल करना है, गुलबर्ग के लोगों ने या दीगर जो कैंट के इलाके के हैं या डिफेंस के लोग हैं, इन लोगों ने अगर सफ़र करना है मोटरवे के लिए, तो इनको ठोकर पे जाने की बजाय ये एक आसान कॉरिडोर जो है वो फराहम किया जा रहा है। और वही ये प्रोजेक्ट है जिसमें आप क्रीम ब्लॉक मार्केट के पास वहाँ पे जो अंडरपास बनेगा, उसके बाद आगे उससे आगे चले जाए, क्रीम ब्लॉक क्रॉस करेंगे तो आगे जो गोल चक्कर है उसको ख़त्म करके मॉडर्न रीडिज़ाइन उसको करके वो चौक ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे सिग्नल फ्री उस कॉरिडोर वहाँ पे भी बनाया जाएगा। फिर इसके बाद यही पैच जो है ये आपको मोटरवे तक एक्सेस देगा, और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ये आपके पास 3 जो वेज हो जाएंगे मोटरवे के लिए। एक आपके पास बाबू साहू चला जाएगा, एक आपके पास एक बालटाउन का ये पैच चला जाएगा, एक ठोकर आपके पास है। तो ये 3 पैच आपको मोटरवे के लिए फ्राहम किए जाएंगे कि जिसने भी मोटरवे पे सफ़र करना है, शहर से बाहर जाना है या शहर से अंदर आना है, तो इन मेन रूट्स के ज़रिए वो शहर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। आपको एक ही रूट के ऊपर आप जैसे सफ़र करते हुए देखते हैं कि अगर बाबू साहू के ऊपर कोई इश्यूज़ हैं तो लोगों की एक लंबी कतार जो है वो आपको नज़र आती है। इसी तरह अगर ठोकर पे कोई इशू हो जाए तो वहाँ पे, लेकिन आपके पास 2-3 पैच होंगे तो ये इशू भी ख़त्म होगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, कारोबार लोगों के बढ़ेंगे। जब आप सिग्नल फ्री करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो उस एरिया की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमी रेट उसकी बढ़ेगी। आप शादरे की एग्जांपल देख लें, शादरे की जो हालात थे, शादरे का जहाँ ये काम हुए वहां पर हम देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट भी कितना अच्छा आ रहा है। अच्छा जी, अगली है जी खबर, 800 रेस्क्यू एम्बुलेंसेज में कार्डियक किट लगेगी। बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। उनको रेस्क्यू किया जाना होता है टाइम पे, जब रेस्क्यू की गाड़ी लेके जा रही होती है तो इतना मार्जिन नहीं होता, तो अगर ये चीज ऐड कर दी जाती है तो मेरे ख्याल से एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगी। राव साहब देखिए, रिस्पांस टाइम तो 7 मिनट का है रेस्क्यू का, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। मैं अभी आप जब ब्रेक थी तो इसी पर बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा समाजी शोबा है जिसमें मैक्सिमम हमने कोविड में बात की, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ऑलरेडी है। इसने अपनी ज़िंदगियां बचानी है अपने लोगों की, और दुनिया में अब दुनिया तो बहुत आगे अब इस रेस्क्यू के हवाले से जा चुकी है। एयर एम्बुलेंसेस की बात है, हेलीकॉप्टर्स, फिर कोई खुदा न खास्ता हादसा हो तो हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पे। तो बैक वक्त लाहौर शहर में अगर 2
बड़ी बिल्डिंग पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बजाने का बिल्डिंग में भी लग जाए तो उसके लिए भी हमारे पास एक बिल्डिंग में तो चलो हम सारे उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी गाड़ियां भी पानी की लगा देते हैं ना, लेकिन अगर खुदा न खास्ता दो भी एक वक्त इंसिडेंट हो, जो कि मई में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि जो आतिशदगी के वाक़यात हैं, तो हम उस वक्त पता चलता है कि हमारी एक्चुअल कैपेसिटी है क्या। जब सब कुछ खाकस्तर होता है तो फिर हम सुनते हैं कि कूलिंग का अमल शुरू हो गया, तो हम बचा नहीं पाते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। पेस जल गया, पूरा पेस जल गया। पेस नहीं जला, 207 ख़ानदानों का मुस्तकबिल जल गया। एलडीए प्लाजा वाला इतना वो एलडीए प्लाजा का वाक़या है। फिर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हफीज सेंटर जल गया, उसमें 107 समथिंग दुकानें थी और एक के वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का वो नुकसान हुआ। तो हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, उसका अगर हम 25% भी इसमें इन्वेस्ट करें ना रेस्क्यू में, तो जदीद गैजेट के साथ अपने जदीद अलायात के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब कार्डिक के हवाले से ये बहुत ही एक सही मानों में खिदमत इसको मैं कहूँगा। अगर आप खिदमत की बात करते हैं कि जो सियासतदान बात भी करते हैं, तो ये है वो खिदमत जिसको मजीद तकवीयत देने की ज़रूरत है कि एक पेशेंट को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हुआ है, उसको एम्बुलेंस पहुंचते सारी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। कार्डिक जो किट है उससे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में सहूलत आएगी। और फिर उसके अलावा इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपको याद होगा कुछ माह पहले वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सिंध में विज़िट किया गया था, तो उसमें इस बात के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया था कि वहाँ पे जो उन्होंने हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ थी उसकी बड़ी तारीफ़ की थी। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि वहाँ पे मोबाइल जो यूनिट जो है वो मुख्तलिफ चौक चौराहों के अंदर मौजूद हैं, जो खड़े किए गए हैं कंटेनर्स के अंदर, ट्रक्स के अंदर, जो कार्डिक पेशेंट जो है उसको देख रहे हैं। तो वहाँ से ये आइडिया लिया गया। और कल वज़ीर आला पंजाब ने जब पासिंग आउट परेड में वहाँ पे शिरकत की, तो उस दौरान उन्होंने ये अहकाम जारी किए कि तमाम एम्बुलेंस के अंदर, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर आपके पास CPR देने के लिए वहाँ पे इक्विपमेंट है या लोग जो रेस्क्यूअर्स हैं वो ट्रेन है, उसके साथ साथ जो वहाँ पे इक्विपमेंट है उनके पास वो तो मौजूद है, लेकिन कार्डिक के लिए नहीं था। कार्डिक के लिए वही बात है कि आप एक पेशेंट को अगर फर्ज करें ठोकर से आपने उसको कैरी किया है, उसके बाद आप उसको PIC लेके आएंगे तो 7 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स तो वो कर देगी, लेकिन उसको आते हुए कम से कम 20 से 25 मिनट, वो 20-25 मिनट जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल, तो वो 20-25 मिनट जो है उस दौरान उस पेशेंट की जो फौरी अगर उसको तिब्बी इमदाद ना मिले, उसको ट्रीटमेंट ना शुरू हो जाए, हार्ट पेशेंट मार्जिन बहुत कम होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया कि तमाम जो एम्बुलेंसेज है पंजाब की, ये सिर्फ लाहौर की नहीं, लाहौर में तो 25-30 एम्बुलेंसेज हैं, पूरे पंजाब की जो एम्बुलेंसेज हैं उनके अंदर ये कार्डिक किट्स लगाई जाएंगे। और देखिए इसमें इतने ज्यादा पैसे भी नहीं आपके लग रहे, सिर्फ 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी और तमाम जो एम्बुलेंस हैं उसके अंदर किट लग जाएगी। उसमें जो रेस्क्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी, लेकिन इसमें गफलत ना बरती जाए, उसका ख्याल रखा जाए, बरती जाएगी, इसको रैपिडली मुकम्मल किया जाए ताकि एक सर्विसेज जो जिस सर्विस का अनाउंसमेंट हुई है वो मिलना भी शुरू हो, उसके समरात आवाम तक पहुंच सके। अच्छा जी, एक और तोहफा है सीएम साहब की जानिब से, मेयो हॉस्पिटल का इमरजेंसी ब्लॉक जनवरी में खोल दिया जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे पेशेंट को फैसिलिटेट किया जा सकेगा, क्योंकि मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज, जर्नल, जना हॉस्पिटल, ये शहर के वो हॉस्पिटल हैं जिनमें मेरे ख्याल से आप जितनी मर्जी एक्सटेंशन कर दें, जितने मर्जी ब्लॉक्स मजीद ऐड कर दें, रश बहुत ज़्यादा होता है। राव साहब देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के अगर दौरों की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक मुताद अंदाजे के मुताबिक सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर जो गए हैं वो मेयो हॉस्पिटल में बहुत तवज्जो की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो आपका बड़ा अस्पताल है, वाकई 3000 से ज़ायद बेड्स पर मुश्तमिल है। इसमें वो बहुत सारे उसमें वार्ड्स, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा वहाँ पे कोई ऐसा इशू हो जिसकी वार्ड वहाँ पे ना हो, और अरसदराज से है, लेकिन ज़बू हाली का शिकार थी वहाँ पर। एमरजेंसी की अगर सूरत हाल आपको कभी कभार जाने का इत्तेफाक होता था किसी को वहाँ पर देखने के लिए, तो लगता ही नहीं था कि हॉस्पिटल है। और अब चूँकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया, और अच्छी बात यह है कि इसको मुकम्मल होने जा रहा है और ये जनवरी में सर्विसेज देना भी शुरू करेगा। ना सिर्फ ये बल्कि इसके पैरेलल सर्विसेज अस्पताल को अगर आप देखें
और दीगर जो बड़े अस्पताल हैं ये उनको आप देखें तो किसी ब्लेसिंग चीफ मिनिस्टर साहब से बात जब हम करते हैं तो उनका बातों से ये इंप्रेशन जरूर है, वो कहते हैं कि प्राइवेट और सरकारी अस्पताल का फर्क खत्म करना है। तो फर्क खत्म करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन इनके जो प्रोफेसर्स और ये जो वाईडीए है या जो अमला है सरकारी, इनके साथ भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। इनको भी बेसिक इशू ये है। अब ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बदलना पड़ा है कि बेहतर तौर पर जो पेशेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन अगर रवैये नहीं बदलेंगे तो फिर वो अगेन हम जो पुलिस स्टेशन की आप उनकी हालत बदलते जाए, पुलिस के रवैये अगर वो ना रहे तो फिर आवाम तक दोनों सूतों में सहूलतें नहीं पहुंच सकेंगी, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो थाने है। ब्रेक का कहा जा रहा है जी नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नॉन कस्टम पेड और चोरी की गाड़ियां अब एक्साइज कब्जे में लेगा। एक्साइज नाकों पर पकड़ी जाने वाली गाड़ियों के हवाले से ये अहम फैसला किया गया है। जरूर ये इकदाम होना चाहिए, लेकिन इससे जुड़े जो मसाइल हैं वो भी तो एक्साइज ने हल ही करने हैं। इरफान ना देखें, ये नहीं, जब लोगों के लिए आप सहूलत ही नहीं लेकर आएंगे तो फिर गाड़ियां पकड़ना, मतलब लोगों को पहले इतनी परेशानी है, फैसिलिटेट ये लोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक्साइज का काम है, ये कह रहे हैं कि नॉन कस्टम गाड़ियां पकड़ेंगे, तो शहर में या पाकिस्तान के अंदर नॉन कस्टम गाड़ी आ कैसे रही है, वो भी तो एक्साइज का काम है कि अगर आपने वहाँ पे नाकाबंदी की हो कि गाड़ी नॉन कस्टम पाकिस्तान के अंदर एंटर ही ना हो, फिर उसके साथ साथ जिन इलाकों से ये आ रही है वहाँ पे आपकी चेक एंड सिक्योरिटी है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? इसका मतलब है कि ये इन लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद ये जो है वो एक किस्म का फोटो सेशन करने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये कोई नई चीज़ नहीं, इनके कानून के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी। पुलिस और एक्साइज, इन लोगों का काम ही ये है कि जो टेम्पर्ड गाड़ियाँ हैं, जो किसी ने चोरी करके लाए हैं, किसी की गाड़ी उसकी शनाख्ती मिटा दी आपने, उसकी चेसी नंबर उड़ा दिया, वो गाड़ी उसको पकड़े और उस गाड़ी को उसके मालिक तक पहुंचाएं। अब यहाँ पे होता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उनकी मिलीभगत से ये गाड़ियाँ नॉन कस्टम आती हैं, फिर उनकी मिलीभगत से इन गाड़ियों के कस्टम पे किए जाते हैं, फिर उनकी मिलीभगत से ये गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर चल रही होती हैं। और अब जो कहा जा रहा है कि ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ पकड़ के सरकारी महकमों में दी जाएंगी, तो ये कानून आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और उसी को इस्तेमाल करते हुए आप एक्साइज के दीगर जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज के साथ अटैच डिपार्टमेंट, ना हमारे टेम्पर्ड गाड़ियों की असल बात बताएं। मैं वो भी बताता हूँ आपको, फिर उसके साथ मैं वहाँ पे एक्साइज से हटे नहीं, एक्साइज भी इसमें शामिल है, एक्साइज भी इसमें शामिल है। एक्साइज पुलिस ये मिली भगत है इसकी। और पुलिस कौन सी? लाहौर पुलिस या कोई भी पंजाब पुलिस, जो भी पुलिस होगी पंजाब, मैं कह रहा हूँ कोई भी पुलिस हो, पुलिस तो पुलिस है ना, कोई भी पुलिस है, वो सिंध की पुलिस हो, वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हो और पंजाब की पुलिस हो। लेकिन यहाँ पे ये क्या किया जाता है कि ये गाड़ियाँ जब आती हैं उसके बाद मिली भगत के साथ गाड़ी को आप नॉन कस्टम गाड़ी मंगवाई, उसके बाद ये कह दिया गया कि इसको टेम्पर कर दें। टेम्पर करने के बाद ये होता है कि लेबॉर्ट्री के जरिए ये गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है कि कहाँ से आई थी गाड़ी, किसकी गाड़ी है। फिर उसके बाद ये गाड़ियाँ स्पुर्दारी पे दे दी जाती हैं कि अगर किसी की मेहरान चोरी हुई है उसको अच्छी गाड़ी को मेहरान की जगह जो स्पुर्दारी पे अदालत से लेकर दे दी और पुलिस उसके अंदर जो है वो दे देती है कि इसकी गाड़ी बंदे की चोरी है, जब तक ये गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है। यही तरीका कार इस्तेमाल करके अरबों रुपए का जो चूना लगाया जा रहा है हुकूमत को, ये दोनों डिपार्टमेंट अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं गवर्नमेंट को और अपनी जेबों में डाल रहे हैं। आप एक्साइज का कोई भी नहीं, तो अब जो वावेला कब्जे में लेने का है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक्साइज डिपार्टमेंट के आप कोई भी जो छोटे से छोटे अफसर है उनकी गाड़ियां देख ले, उनके पास अपने पास नॉन कस्टम गाड़ियां होंगी, उन लोगों का रहन सहन देखे आप, वो कैसे लेविश तरीके से रह रहे हैं। चार मोबाइल के, दो मोबाइल का ट्रेंड तो है, दो मोबाइल तो चले वो काम के लिए रखे हैं, दो मोबाइल का ट्रेंड तो है ना, चले एक ऑफिस से मिल गया, एक आपका पर्सनल है, ये दो मोबाइल उन्होंने डील्स के लिए रखे होंगे। चार मोबाइल कैसे करनी है, चार मोबाइल रहन सहन देख ले, उनके घर जाके देख ले, उनके एहसासे जाके देख ले, आप हैरान हो जाएंगे कि एक्साइज के अंदर कुछ भी नहीं होगा, नहीं उनके नाम पे मोटरसाइकिल भी नहीं होगी, उनके रिश्तेदार, लेकिन उनका स्टाइल लेविश, बेनामी जो जायदादें हैं वो उनके पास हैं,
इन लोगों को अगर देखा जाए तो इनकी सैलरी जो है 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपये के करीब या लाख रुपया एक इंस्पेक्टर की सैलरी होगी, लेकिन उनका लाइफस्टाइल आप देखेंगे कि 10-10, 20-20 लाख रुपया जो अर्निंग करने वाले लोग हैं वो भी ऐसा लाइफस्टाइल नहीं रख सकते जैसा ये लोग रखते हैं, जो गाड़ियों का कारोबार करते हैं, जिसमें पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हो जाए या एक्साइज के डिपार्टमेंट के लोग। यही तो हमारे यहाँ हालात हैं कि आपस में एक दूसरे को सेफ ये तमाम लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो असल लोग हैं उन तक भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है और फिर हालात खराब ही रहते हैं। खैर चलें, अब देखें ये किस तरह से कार्रवाई होती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आएंगे अगली खबर की तरफ। हमारे वेलकम बैक। खबर यह है, सेफ सिटी के पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान को प्रमोशन मिल गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से ये अहम इकदाम उठाया गया है। फायदा क्या होगा इसका राव साहब? इसका फायदा हो या ना हो, लेकिन मरात बढ़ेंगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, यानी मौजें सेफ सिटी का आपको पता है इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि शहर को महफूज बना, जो मकसद नाम ही लेकिन 16-17 में जब ये डिपार्टमेंट बना तो उस वक्त राना सनाउल्ला ने, क्योंकि वज़ीर कानून थे, वज़ीर दाखिला का चार्ज भी उनके पास था, तो वो ब्रीफिंग मुझे आज तक याद है कि 8300 कैमरे लगेंगे शहर में और उनसे होगा क्या, जो प्रोक्लेम ऑफेंडर्स होते हैं यानी इश्तहारी, उनका डाटा फीड किया जाएगा, वो किसी कैमरे के सामने से गुजरेंगे तो वो ब्लिंक करेगा और वो सिग्नल देगा। मैं कहती चोर स्मार्ट, और उसके अलावा और इनकी हालत इनकी ये है कि इनकी अपनी बैटरीज कई दफा पकड़े हैं, इनकी अपनी बैटरीज चोरी हुई हैं और पकड़े नहीं स्मार्ट तो चोर निकले। अच्छा, उसके अलावा अक्सर शिकायत ये आती हैं कि अगर आपको सेफ सिटी से फुटेज चाहिए किसी वारदात की तो वो पता चलता है वो कैमरा ही खराब है, वो कैमरे खराब है। तो भारी भरकम बजट है, मरात हैं और सिफारिशें करवाकर सेफ सिटी अथॉरिटी में जाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में कारकर्दगी, अली साई साहब अक्सर खबर दे रहे होते हैं कि इतने कैमरे खराब हो गए और इनके लगाने के हवाले से क्या बंदोबस्त है कुछ पता नहीं है। और अगर आप देखें, कैमरे लगाना दूर की बात है, पासवर्ड ही नहीं अभी तक पता। अगर वहां पे कोई चला जाए, कोई डेलीगेशन वहां पर जाए तो उसको ऐसा राम करते हैं, ये ऐसी फनकारी इनके पास है सेफ सिटी अथॉरिटी, देखने में तो वो बॉल और यकीन करें वो ऐसा वो सौदा इन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ है कि अगला बंदा दंग रह जाता है कि भाई पाकिस्तान में कोई और डिपार्टमेंट काम कर ही नहीं रहा, सेफ सिटी अथॉरिटी बस, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अमलन सूरत हाल बहुत पैथेटिक है। सॉरी टू से कि आईजी साहब बिल्कुल प्रमोशन होनी चाहिए, सब कुछ दें, इनको और पैसे देने हैं और भी दें, लेकिन आईजी साहब डेटा भी चेक कर लें कि इसके बनने के बाद जो क्राइम में कितना एक्चुअली जिस मकसद के लिए क्राइम किया गया था उसका रिजल्ट क्या है, उसकी रेशो क्या है, क्या गाड़ियां छीनने की जो वारदातें हैं उससे कोई मदद मिली, वारदातों में कोई कमी हुई, तो अपनी बैटरियों के, इनकी अपनी बैटरियां चोरी हुई, ये तो आज तक वो नहीं पकड़ सके, उनको नहीं पकड़वा सके, तो फिर इनको इतनी मराहत देने की जरूरत क्या है। अब अपने मकसद से ये हटा है। इसके फीचर्स अगर आप सुने तो लगेगा कि पता नहीं अब आप यूरोप से भी बेहतर आ गए और इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन वारदातों में इजाफा मुसलसल हो रहा है। उसमें पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसकी कितनी हेल्प हो रही है, उसका अगर आप डेटा देख लें तो मायूस कुन कारकर्दगी है। तो ऐसे में मतलब मेरे जैसा मैं ये चाहूंगा कि बेशक जितने भी पैसे मिले लेकिन मेरा शहर महफूज हो, सेफ होना चाहिए। पैसे लग जाएं कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा शहर तो महफूज हो। अगर ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं तो इनको प्रमोशन दें, ये आवाम के लिए काम कर रहे हैं। आए रोज पर्स छीनने की वारदातें, आप सीसीटीवी फुटेजेस नहीं देखते, वो तो सीसीटीवीज मिल जाती हैं जो आसपास घरों में होती है, लेकिन लोगों का शुरू कर दिया जिन्होंने सीसीटीवीज अब, और वही सेफ सिटी ने अपने साथ उनको इल्हाक कर दिया, उनको प्राइवेट कैमरा जो है। तो बिल्कुल आप इनके लिए मराहत दें, इनको कुछ भी दें, लेकिन मेरे शहर को तो महफूज रखें। आए रोज जो वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, किसी एक को भी आप मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचाते। तो फिर राव साहब मुझे जरा इरफान साहब से रोशनी डाल दें, कम्युनिकेशन अफसरान का क्या रोल है जो इनको प्रमोशन दी गई है? देखिए जितने भी कैमराज हैं या 15 की कॉल्स हैं उनको सुनने के लिए ये कम्युनिकेशन ऑफिसर जो है ये इन्हीं का किरदार है, इन्हीं के पास 15 की कॉल आनी है, इन्होंने ही कैमरों के जरिए उस फुटेजेस को ट्रेस करना है, देखना है
इनका बड़ा अच्छा रोल है। बात वही है कि आप देखिए जो राव साहब ने बात की कि 16-17 के अंदर या इसको 18 के अंदर इसकी लॉन्चिंग की गई, इसको बनाया गया तो इसका पर्पस था कि शहर को महफूज बनाया जाए। उसके बाद जैसे इन्होंने बेसिक बात की कि क्या 2018 के बाद शहर का क्राइम नीचे आया या शहर का क्राइम ऊपर गया, तो अगर डाटा देखा जाए तो डाटा के मुताबिक शहर का क्राइम हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है। असल चीज़ है कि इन कैमरों के जरिए डेटरेस नहीं रहेगी, किसी को इसका डर नहीं है, किसी को खौफ नहीं है। कैमरों के नीचे कहीं वारदातें होती हैं, लोगों को क्योंकि पता कि यार इन कैमरों के जरिए हमें 8 दिन बाद ट्रेस किया जाएगा, हमें अगर हमारी फुटेज आ भी गई तो जब तक ये हम तक पहुंचेंगे तब तक हम पता नहीं कहाँ पे होंगे। लाहौर में आपने देखा सिखों के साथ वारदात हुई, जो सिख फैमिली के साथ, वो लोग सीसीटीवी कैमरा जो सेफ सिटी के थे उसकी मदद से ट्रेस नहीं हुए। ये जो वहाँ पे लोगों ने प्राइवेट कैमरास लगाए हुए थे जो सेफ सिटी ने अपने साथ अटैच किए थे, उनकी मदद से इनको ट्रेस किया गया, कि इनका बैक ट्रैक किया गया कि ये किधर किधर की जाते रहे, फिर उसके बाद इनको कराची से पकड़ के लाया गया। यही सूरत हाल है कि अगर मुलजिम कराची चला गया, ये हाई प्रोफाइल केस था। मुझे वाइंड अप करना है, इन सेफ सिटी के कैमरों से मिल जाए तो क्या बात हो जाए। ये सेफ सिटी जो नाम है इस पे पूरा उतर जाए तो बस हमें सुकून हो जाए। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद नाज़रीन ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। होटल मैनेजमेंट का जब भी नाम आता है तो शहर लाहौर का बड़ा होटल फ्लैटीज होटल हर जुबान ज़द-ए-आम इसका नाम रहता है, और आजकल डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो अपने फंक्शंस को स्पेशल बनाना चाहते हैं, जिनके लिए बहुत स्पेस बहुत मैटर करती है, जिनको डेकोर बहुत ज़बरदस्त चाहिए होता है, जो फूड क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो फ्लैटीज होटल किस तरह से सर्व कर रहा है उस पर तो हम बात करेंगे। और फिर फ्लैटीज होटल की खुद अपनी तारीखी हैसियत जो है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिलाशुबा बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर चुकी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कौन कौन से इवेंट्स, मैक्सिमम मिनिमम गैदरिंग क्या है वो आप कैसे, और हाई टी के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं। सो ये सब चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हमारे मेहमान मौजूद है। जीएम फ्लैटीज होटल शादी अंजुम साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, शादियों का सीज़न चल रहा है तो हमेशा आपकी तरफ से हमें ये पता चलता है कि कितने कितने महीने पहले सोल्ड आउट सब कुछ हो चुका होता है। सो क्या ट्रेंड चल रहा है? बिल्कुल ठीक है, आजकल शादियों का सीज़न है और लोग जो बुकिंग करवाते हैं 5-5, 6-6 माह पहले बुकिंग करवा देते हैं। अब ये देखें कि 2024 दिसंबर वी आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। लोग बहुत पहले बुकिंग वगैरह करवाते हैं। फिर का फ़ायदा ये होता है कि उनको अपनी चॉइस की डेट मिल जाती है, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी चॉइस। मोस्टली बच्चे बाहर से आते हैं, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, लोग कहाँ से आते हैं, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम या छोटी ईद या बड़ी ईद के बाद करें या क्रिसमस की छुट्टियों की तरह हम शादी वगैरह करें। एंड बाय द ग्रेस ऑलमाइटी ताला वी आर टोटली सोल्ड आउट। हमारा सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये कि हम जितने भी गेस्ट आते हैं हम उनके बजट के साथ प्ले करते हैं। आजकल यही सर बहुत बड़ा इशू है, बजट मेंटेन करना हर किसी के लिए बहुत, लोग अच्छी जगह भी चाहते हैं, अच्छा फूड भी चाहते हैं और मिनिमम बजट में ये चाहते हैं। हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये है फ्लैटीज का कि इजी एक्सेस है, इजी अप्रोच है, गाड़ी पार्क करें एंड यू एंटर इन द होटल। दूसरा ये कि हमारा स्टाफ का बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड द सर्विस कस्टमर। दूसरा हमारी प्राइस आर वेरी 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 रीजनेबल, क्योंकि जो भी हमारे होटल में आता है उसके हाथ में मेन्यू होता है अवारी का। हमें पता लग जाता है ये अवारी से किसी से आ रहा है, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि उसका बजट है उस बजट बिजनेस को ग्राब कर ले। यही वजह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, खासकर लाहौर में इस वक्त हर क्लिप्स के ऊपर फ्लैटी ये है। रीज़न ये है कि वी आर वेरी फ्लेक्सिबल इन प्राइस। मेरे ख्याल से यही चीज़ें, क्योंकि बजट अगर आउट हो जाए तो ऑब्वियसली आपकी वो चीज़ें, मैक्सिमम मिनिमम कितनी कैपेसिटी का हॉल्स आपके पास मौजूद हैं। और फिर मैं फूड की तरफ भी आती हूँ, अगर आप बड़ा फंक्शन करना चाह रहे हैं तो कितनी कैपेसिटी है? तो जो बड़ा फंक्शन चाह रहे हैं तो वी गॉट स्पेस फॉर 15 to 2000 पीपल। ओके। छोटा फंक्शन मीन को छोटी सी इंगेजमेंट सेरेमनी, निकाह सेरेमनी है, उसके लिए हमारी जो स्पेस है वो है 80 to 100 लोगों की भी है। वी गॉट 3 बिग बैंक्वेट हॉल और 2 छोटे बैंक्वेट हॉल हैं।
जिनमें कोई निकाह सेरेमनी हो सकती है, बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, एंगेजमेंट सेरेमनी भी हो सकती है हमारे पास। पीपल ऑलवेज पोरिंग इन एंड आउट। सर, एक और नौजवानों के लिए मैं ज़रूर चीज़ जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जॉबलेस रहते हैं, बहुत सारे लोग जॉब की तलाश में रहते हैं, तो अगर फ्लैटीज़ में कोई जॉब करना चाह रहा है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? हमारे पास MBA बच्चे आते हैं, BB किया होता है, हम उनको इंटर्नशिप पे ले लेते हैं 3 माह ट्रेनिंग के लिए। really जब भी हमारे पास वैकेंसी निकलती है, सबसे पहले हम उनको प्रेफर करते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पर ट्रेंड हो गए उनको जॉब दें। अब तो बाय द मेरी ड्रीम थी कि हमारे 2 साल के अंदर कम से कम 10 होटल होने चाहिए, बट बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह वी गॉट 16 to 17 होटल राइट नाउ, और इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यू डेज आप देखेंगे कि हमारे 5-6 होटल भी खुल रहे हैं। सही, मुझे ये बता दीजिएगा कि मुख्तलिफ शहरों में फ्लैटीज हम देख रहे हैं, अब आप अपने ब्रांचेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, कौन कौन से शहरों में और क्या क्या फैसिलिटी? अच्छा, इस वक्त हमारे एक फ्लैटी एक्सप्रेस है, वो 3 स्टार होटल है, फ्लैटी ग्रैंड इज 4 स्टार, फ्लैटी बुटीक इज 5 स्टार। अब नारायण में जो हमारा होटल है वो फ्लैटी ग्रैंड है 4 स्टार। मरी में हमारा होटल है दैट्स 4 स्टार फ्लैटी ग्रैंड। फिर अयूबिया में हमारा होटल है 4 स्टार। इसी तरह लाहौर के अंदर हमारे 4 होटल्स हैं, और इसके बाद फैसलाबाद में हमारा होटल आ रहा है फ्लैटी बुटीक। फिर हमारा भावलपुर में होटल है 4 स्टार फ्लैटी ग्रैंड, मुल्तान में है, रिमिया, यू नेम इट, एंड वी आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान। बिल्कुल। सो लोग कहते हैं फैसिलिटीज ज्यादा लाहौर में होती हैं, लाहौर जैसा वहाँ पर भी क्या जिस तरह यहाँ पे सफाई का ख्याल रखा गया है, फूड का ख्याल रखा जाता है, हर चीज क्वालिटी वैसी? लाहौर इज ए हब, लाहौर इज ए हार्ट ऑफ पाकिस्तान। जितना टूरिस्ट पाकिस्तान जब आता है, सबसे ज्यादा दे आर स्टेइंग इन लाहौर। लाहौर में भी कमरों की शॉर्टेज है, वी नीड 3-4 बिग होटल। और जो लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, दे नो व्हाट द होटल इज, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यहाँ हम लाहौर जाएंगे, खासकर फॉरनर्स, कि इतनी अच्छी सर्विस मिलेगी। बट बाय द ग्रेस ऑलमाइटी हमारे पाकिस्तान में होटल्स हैं, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। और यही है कि फॉरनर का काफ़ी फ्लो है हमारे पाकिस्तान के अंदर आना। अब तो यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया है पाकिस्तान इज अ वेरी पीसफुल कंट्री। जब वो उन्होंने अनाउंस किया तो काफ़ी फॉरनर्स हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं। और फिर लोग जो जाते हैं वो ये मैसेज लेके भी जाते हैं। मैसेज देखने वालों को क्या सर आप देना चाहिए? मैसेज यही है कि अभी मैं साथ ये बताता चलूँ कि माई डैड जस्ट टर्न 101 years old अब कपल डेज अर्लियर। तो मैं जहाँ भी हूँ ड्यू टू माई पेरेंट्स, और मेरा यंग जनरेशन को मैसेज यही है कि अगर कोई भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, प्लीज़ टेल योर पेरेंट्स आर एन एसेट। और मैं बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने और आप बताते हैं कि मेरी कामयाबी का यही राज, मेरी कामयाबी का राज मेरे पेरेंट्स हैं। दुनिया ने देख लिया है, मेरे डैड 1 पे जब आए हैं, हाउ आई ट्रीटेड हिम, व्हाट आई हैव डन। ये एक लेसन था यंग जनरेशन को, बिल्कुल, हाउ टू ट्रीट योर पेरेंट्स। बिल्कुल। मैं एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी, और आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पेरेंट्स सलामत हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फील्ड में महारत तो वो रखते ही रखते हैं, लेकिन काम का जज्बा भी उनका होता है। अब वो लोग जो कि आपको लगता है कि पुलिस में हैं, ट्रैफिक पुलिस में हैं, बड़ा हार्ड होते हैं, मतलब हमने तो उनके रवैये रोड पे क्योंकि ऐसे देखे हैं, कभी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, और फिर जो लोग अपनी ड्यूटी इतनी सख्त कर रहे होते हैं वो कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, और दूसरा काम भी ऐसा जो कि बहुत मेहनत तलब होता है। आज के हमारे मेहमान, मैं ब्रेक से पहले उनसे बहुत चीज़ें पूछ ही चुकी हूँ, मतलब क्योंकि मैं हैरान हो रही थी कि क्या एक ट्रैफिक वार्डन भी आर्टिस्ट हो सकते हैं। ये बड़ी दोनों डिफरेंट फील्ड हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आदमियों का टेम्परामेंट बिल्कुल और होता है, और ट्रैफिक पुलिस में जो लोग हैं हमने देखा उनका टेम्परामेंट बिल्कुल और होता है। नो डाउट हमारे जितने ट्रैफिक वार्डन हैं, मैं तो उनकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। माह रमज़ान हो, बारिश हो, जैसा मर्जी मौसम हो, शदीद गर्मी शदीद सर्दी, इन्होंने रोड पे रहना है, अपनी ड्यूटी करनी है। और इतनी टफ ड्यूटी करने के बाद अगर आप अपने शौक को भी तरवीज दे रहे हैं, वो भी कर रहे हैं काम, और बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ बस फिर कमाल ही हो गया। ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो कहते हैं करने को कुछ है नहीं, जो ये कहते हैं कि वो किस तरह दो काम कर सकते हैं। सो चलते हैं जी आज के हमारे मेहमान की तरफ। विजुअल आर्टिस्ट हैं मोहम्मद इम्तियाज नूरिश, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और साथ ही साथ आप उन्हें यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, वो ट्रैफिक वार्डन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बता दें,
मैंने जैसे कहा कि टेम्परामेंट दोनों कामों का बिल्कुल अलग है। ट्रैफिक पुलिस और आर्टिस्ट लोग तो बड़े सेंसिटिव होते हैं और ये काम इतना टफ ड्यूटी वाला हार्ड काम है, कैसे कर रहे हैं दोनों साथ? सबसे पहले मैम आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पे इनवाइट किया और मौका दिया मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करने का। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि जैसे कि टेम्परामेंट की आप बात कर रही हैं, तो ऑब्वियसली हर इंसान का टेम्परामेंट जब मैं नहीं समझता कि जब आप कोई भी अदारा या कोई भी फोर्स या कोई भी ऐसी जॉब ज्वाइन करते हैं तो तब आपका टेम्परामेंट वो सेम होता है। ये टेम्परामेंट आपका उस अकॉर्डिंग टू जॉब आपका हो जाता है, या आपको वहाँ पे करना पड़ता है या मैनेज उसके अकॉर्डिंगली आपका हो जाता है। लेकिन बाय नेचर हर इंसान वो और होता है, उसकी डिफरेंट एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि मुझ में ये शुरू से शौक़ था, मैं शुरू से इसको मैट्रिक से भी पहले जब मैं छोटा था तब भी मैं करता था, और मैट्रिक में अब अपने स्कूल की वॉल्स और सारा चार्ट वहाँ पे बना रहे हैं, और वहाँ पे स्कूल में हम सारों ने कहीं ना कहीं वो कायदे आज़म की तस्वीर हमने बनाई है सारों ने, या उसको कोशिश की है जिनके अंदर भी थोड़ा बहुत आर्ट है। तो मैं अभी वहाँ से मैंने शुरू किया और स्कूल लेवल से, और उसके बाद चलते चलते मैं उसको आगे ले गया। लेकिन उसकी प्रॉपर एजुकेशन मैं नहीं ले सका क्योंकि हमारे मुल्क में जैसा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में यहाँ पे इसका स्कोप नहीं है, और यही माना जाता है और सारे लोग यही कहते हैं कि इसमें आप क्या करेंगे, एज आर्टिस्ट बन के आप क्या करेंगे। और फिर मैं किसी आर्ट कॉलेज आर्ट स्कूल में नहीं गया, लेकिन साथ साथ करते रहे। फिर क्या हुआ कि वो वाली एजुकेशन नहीं ली, रस्मी एजुकेशन ली, ग्रेजुएशन की, मास्टर किया, एमफिल किया, उसके साथ जो है ना साथ में अप्लाई करते रहे। तो 2011 में मेरी ये जॉब हुई। इससे पहले मैं पंजाब पुलिस में भी सिलेक्ट हुआ था एज ASI, फिर उधर से साथ ये भी होगी, तो तब ये लगा कि ये सब इंस्पेक्टर है, वो ASI है, तो इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आके फिर इसको कंटिन्यू किया। तो मैं तकरीबन 20 साल तक मैंने इसको नहीं किया। साथ थोड़ा शौक था, दोबारा फिर आके मैंने कहा कि नहीं, अपने पैशन को उसको रीजनरेट करते हैं, क्योंकि ये बड़ी हेक्टिक और एग्जॉस्टिंग जॉब थी। तो मैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए घर जाके 1-2 घंटे उसको टाइम देना ना, आपका जो इंटरेस्ट होता है, वो शौक होता है, वो आपको वैसे रिलैक्स कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसके लिए आपको माइंड बड़ा फ्रेश होना जरूरी है, बड़ा कीनली करने वाला काम है। सो कितना टाइम आपको लगता है एक, अगर आप अपना पेंटिंग वगैरह तैयार कर रहे हैं, उसका आइडिया फिर उसको बनाना कैसे? इसमें चूँकि मैं बाय बर्थ आर्टिस्ट हूँ, शुरू से मैंने सीखा नहीं किसी को, तो मैं हर तरह का काम करता हूँ। मतलब जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि विजुअल आर्टिस्ट हैं, मैं साथ में कैलीग्राफी भी करता हूँ, और उसके बाद जो मैं जो ना दूसरे आर्ट वर्क जो हैं, मॉडर्न आर्ट वर्क है, लैंडस्केप है, सिटीस्केप है, डिफरेंट, जो मुझे बाद में पता चला कि ये इतनी फील्ड्स होती हैं। तो अभी उसमें मैं सबसे पहले वो IG साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ। उन्होंने मुझे जो है प्रमोट किया, और वो अप्रिशिएट करते हैं जितने भी जो भी स्किल्स हैं पुलिस फोर्स में, किसी भी विंग से हैं, वो ट्रैफिक पुलिस से हैं, वो डॉल्फिन पुलिस से हैं, वो पंजाब पुलिस से हैं, ये पंजाब पुलिस के किसी भी विंग से हैं। IG साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारे लोगों को प्रमोट करते हैं, जिस स्किल में भी हैं उनको वहाँ पे लेके आते हैं। उसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं हैरान होती हूँ उन लोगों को, बड़े आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं जो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ यही काम करते हैं, ये बड़ा साथ मुश्किल काम अपनी जॉब भी कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। मोहम्मद इम्तियाज़ नूरिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया, अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत ज़बरदस्त एफर्ट भी इन्होंने की, मतलब अपने तमाम वो आर्टिस्ट जो ट्रैफिक पुलिस में हैं उनको इकट्ठा करके अल्हम्रा में बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन भी लगाई। ज़रा हमारे नाजरीन को भी बता दीजिएगा। इसमें ये था कि मैं चूँकि इसमें पहले अकेला था, तो मैंने उस पर आर्ट वर्क में करके मैं IG साहब को जाके दिखाया कि सर मैं ये इस तरह से पेंटिंग करता हूँ। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के बाद उन्होंने फिर मुझे टास्क भी दिया कि आप ऐसे करें कि आप पहले मुझे कुछ बना के दिखाएं। तो फिर मैंने CPO के लिए एक पेंटिंग बनाई जो उन्होंने मुझे टास्क दिया था। तो वहाँ पे 3 फुट बाई 13 फीट के 2 पेंटिंग्स मैंने बनाई, जो कि बहुत मुश्किल थी। वो तकरीबन मुझे 15 दिन उस पर लग गए थे। तो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी। CPO के अंदर वो पिलर्स लगे हुए हैं 13-13 फीट ऊंचे, आप वहाँ पे जाएं तो आप देखिएगा। तो वो बड़ा मुश्किल आर्ट वर्क था। तो उसको अचीव करने के बाद जब मैं उसको लेके गया तो IG साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, आप एक पंजाब पुलिस के अंदर आप एक पेंटिंग कंपटीशन रखें, और जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं जो इनिशियल लेवल पे, ऑब्वियसली हम आर्टिस्ट तो नहीं हैं, तो उनको कलेक्ट करें। फिर मैंने एक पेंटिंग कंपटीशन रखा, वहाँ से हमारे आर्टिस्ट जो निकले, इसमें बहुत सारी पंजाब पुलिस की लड़कियाँ भी थी, कांस्टेबल्स थी, डॉल्फिन से थे, ट्रैफिक पुलिस से थे। तो उसमें से जो बेहतरीन आर्टिस्ट थे 18, उनसे हमने आर्ट वर्क कलेक्ट किए।
तकरीबन 80+ आर्ट वर्क हमने कलेक्ट किए और उनकी हमने रिसेंटली अभी हमारी एग्जीबिशन चल रही है 27 दिसंबर को आईजी साहब ने उसकी ओपनिंग की है। उसके साथ जो मुर्तज़ा जाफरी साहब थे एनसीए के प्रिंसिपल, वो भी आए, उन्होंने एग्जीबिशन की और हमारा काम देखा और काम देख के वो हैरान रह गए कि आप इतना अच्छा काम किया हुआ है। और उन्होंने फिर ऑफ़र भी करवाई हमें कि आप एनसीए में आएँ, आईजी साहब अगर आपको भेजते हैं, आपको टाइम देते हैं तो हमारे पास आप आएँ, हम आपको और भी स्किल्स ऐसी बताएंगे जिसको सीख के आप प्रोफेशनल लेवल और इन तमाम एक्टिविटीज के साथ आपकी जॉब जी वो जी तो नहीं डिस्टर्ब होती, वो प्रॉपर जॉब 8 घंटे की ड्यूटी वो भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, वो तो जाहिर है, वो तो आपका वो प्रोफेशन है और ये आपका साथ पैशन चल रहा है साथ बिल्कुल ऐसे ही है। सो अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि आप रोड पे खड़े होके सिर्फ ये नहीं कि अपनी काम के बारे में सोचते हैं, आप लोगों की पेन भी ले रहे हैं। आपने रोड स्ट्रक्चर के हवाले से भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें मैम ये है कि मैंने एक रूट प्लान किया है। जिस तरह से एक ऑरेंज ट्रेन का एक रूट है, ठोकर से लेके वो सीधा वो मनामा तक जाता है, और इसी तरह से चूँकि जब ट्रैफिक की मैं कंजक्शन देखता हूँ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर ये है कि एक दूसरा रूट जो है ऑरेंज ट्रेन का है, एक दूसरा मेट्रो का है, 2 रूट लाहौर को जो क्रॉस करते हैं ऐसे, और ये तीसरा एक रूट जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल एक इससे डिफरेंट है, जिसको मैंने बीइंग आर्टिस्ट मैंने कैनवस के ऊपर उसको किया है। वो अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो असल में मैं चाह रहा हूँ कि हायर अथॉरिटी की तक चला जाए। सीएम पंजाब साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन तक मेरा मैसेज चला जाए अगर, तो मैं उन्हें वो गिफ्ट भी देना चाहूँगा, एज अ पेंटिंग गिफ्ट दूंगा, जिसमें वो सारा उन्हें पता भी चल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं चूँकि मैंने एमफिल किया हुआ है, तो मैंने एक प्रॉपर उसका ग्राउंड वर्क भी उसका तैयार किया हुआ है थ्योरेटिकली, तो उसकी मैंने प्रेजेंटेशन भी बाकायदा बनाई है 12 पेज की, जिसमें एक एक चीज़ उसमें नुमाया है सारी, वो भी मैं उन्हें पेश करना चाहूँगा। बहुत चीप उसमें है क्योंकि मैंने उसकी कॉस्ट निकाली है, उनका कंपैरिजन भी किया हुआ है कि जो हमारा रूट है एक मेट्रो का, उस पर तकरीबन 80 मिलियन लगे हैं, फिर उस पर तकरीबन 2500 मिलियन उस पर लगे हैं ऑरेंज ट्रेन पे, तो ये हमारा सिर्फ 5 मिलियन का है। तो 5 मिलियन में हमारा इंशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो ना हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, और उसमें जो आपके पैसेंजर्स की कैपेसिटी है वो भी बड़ी उतनी है जितनी आपकी बस की है, मेट्रो बस की है या ऑरेंज ट्रेन की है, कैपेसिटी उससे मिलती जुलती है। उसका कंपैरिजन भी मैंने किया हुआ है, इंशाल्लाह उनको मैं देना चाहूँगा। अच्छा, वो जो एक तासुर आवाम में होता है कि ट्रैफिक पुलिस की जो एहलकार हैं उनका रवैया बड़ा इस तरह का होता है, पर्सनालिटी उनकी बड़ी करप्ट सी होती है, आप पर्सनालिटी वाइज कैसे हैं, किस तरह से लोगों से आपका इंटरेक्शन रहता है? ऑब्वियसली मैम, शुरू में जब मैं आया था, हर बंदे की पर्सनालिटी जो होती है ना, वो शुरू में वो उसकी लड़ाकू पर्सनालिटी तो बड़े पोलाइट होते हैं। ऑब्वियसली मैं भी मैम बहुत पोलाइट हूँ, मुझसे कुछ चलाने नहीं होता था, मैं जिसको रोकता था तो वो आगे से अपनी कोई कहानी सुना देता, तो मैं कहता ठीक है यार जाएं। इसमें मुझे कई दफ़ा हुए से, मतलब वो जाहिर है डांट पड़ जाती है कि आप क्या काम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपने रूल्स। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे ट्रैफिक के वाले से क्लियर कर दूं कि जब रोड के ऊपर खड़े होते हैं, मोस्टली लोगों का, आम पब्लिक का ये कंसेप्ट है कि इनको शायद कोई टारगेट मिला होता है ना, कि ये उधर खड़े हैं, ये इतनी जो ना तगो दो के साथ चलान कर रहे हैं, शायद इनका कोई टारगेट होता है। टारगेट नहीं होता, असल में वो आपकी एफिशिएंसी ऑफ ड्यूटी होती है। जब भी कोई आप एज अ ऑफिसर अगर आप चौक में खड़े हो जाएं और वहाँ पे 3 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, और वहाँ पे खड़े होकर अगर आप वायलेशन देखेंगे, वहाँ पे दर्जनों लोग वन वे भी जा रहे हैं, बगैर हेलमेट के भी जा रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहे हैं, तो आप बीइंग ऑफिसर तो आप यही कहेंगे कि इतने लोग वायलेशन कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आप लोगों ने 8 घंटे के अंदर, जबकि हर सिग्नल के अंदर बहुत सारे लोग सिग्नल भी तोड़ रहे हैं, वन वे भी आ रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहे हैं, बगैर हेलमेट के भी जा रहे हैं, तो आप लोगों ने उनमें से 5-7 लोगों का भी चलान नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। तो फिर एज अ ऑफिसर आप ये करते हैं, तो जब आप होते हैं तो फिर 8 घंटे में आप 5-7 लोगों का तो चलान कर सकते हैं ना, तो ये होता है आपकी, तो वही आपकी एफिशिएंसी, आपकी ड्यूटी परफॉर्मेंस शो होती है। बिल्कुल, आपने इसलिए फिर वो करते हैं सारा, लोगों को ये लगता है कि पता नहीं शायद वो, लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और मैं बहुत अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी आपकी इस एफर्ट को कि आपने अपने शौक को नहीं छोड़ा। अगर आपकी जॉब की नेचर सख्त है तो आप अपने जॉब के साथ साथ अपने शौक को भी उतना जो है वो साथ लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों? मैसेज मेरा बीइंग आर्टिस्ट है कि जैसा कि पाकिस्तान में ऐसे था कि मैंने 20 साल तक अपने आर्ट को पीछे फेंकी रखा, मैंने उसको किया नहीं, और मैं इस लाइफ की तरफ चला गया। मैं ये कहूँगा कि आपकी लाइफ थोड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, इसे इंजॉय करें, इसे जिएं। मैंने इसको एज रिलैक्स करने के लिए अपने आप को, मैं 8-10 घंटे की ड्यूटी करता तो एग्जॉस्ट हो जाता, तो मैं घर में जाके रिलैक्स होने के लिए इसको करता था। तो जब रिलैक्स होने के लिए करता था तो वो ऐसा ऐसा मेरा पॉलिश होता गया, और 1-2 साल के अंदर ही माशाल्लाह जो था वो आर्ट मेरा सामने आ गया।
जिन लोगों के अंदर जो भी शौक है, जो भी उनका पैशन है, उसको करें, उसको टाइम दें, उसमें निखार लेके, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जब आगे लेके जाएंगे, क्योंकि शुरू में मैं भी ये समझता था कि क्या इसमें कोई स्कोप नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, 7-8 हज़ार लोग हैं, इज़्ज़त दी है कि मैं यहाँ पे आपके सामने। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला मजीद आपको इसी तरह से कामयाब करे और मेहनत करते रहें। मेहनत और लगन तो कभी रायगा नहीं जाती। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। आज का टोटका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, साग में अल्लाह ताला ने क्या क्या अफादियत रखी है। हम खाते तो हैं साग, कुछ लोग बड़े शौक से भी खाते हैं, कुछ लोग तो स्पेशली मकई की रोटी के साथ खाते हैं। अच्छा जी, साग जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप ऑब्वियसली इसके इस्तेमाल का भी तरीका ही होता है, बहुत ज़्यादा कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, आपने इसको इस तरह से बनाना है कि इसकी अफादियत ख़त्म ना हो। बिनाई के मसाइल जो हैं उनको भी कम करता है। अगर आप साग का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों की बिनाई के लिए भी मुफीद है। वो लोग जो कि कब्ज़ का शिकार रहते हैं, कब्ज़ कुशाक भी है ये। ग्रीन वेजिटेबल्स वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेड होती हैं जिन लोगों के साथ कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है। फिर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो स्किन के मसाइल का शिकार रहते हैं वो भी साग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक तो चीज़ कन्फर्म है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने इफादियत रखी है। अगर कहीं ना कहीं इन चीज़ों से नुकसान पहुंचता है तो उसमें गलती हमारी होती है। हम उसको बनाने में ओवर कुक कर देते हैं, मसाला जात ऑयल वगैरह का इस्तेमाल इतना सारा कर देते हैं कि उसकी असल अफादियत ख़त्म होकर रह जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी असल अफादियत कायम रहे, ग़िज़ाइयत आपको मिले, तो इसको अच्छे तरीके से बनाएं। नमक मिर्च का कम इस्तेमाल करें, ऑयल का कम इस्तेमाल करें, ताकि इसकी असल अफादियत से आप फ़ायदा उठा सकें और ये तमाम फ़वाइद आपकी बॉडी में आपको मिल सकें। इसके साथ साथ ज़रूरी ये चीज़ होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, आपको नुकसान पहुँचाएगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते में 2 दफ़ा रिकमेंडेड है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कुछ लोग शौकीन हैं, शौक रखते हैं, तो मैक्सिमम 3 दफ़ा खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ का अगर इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदे के बजाय वो नुकसान की तरफ आता है, और हम हमेशा चाहते हैं कि आपको फ़ायदा ही हो, आपकी सेहत अच्छी रहे। सो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। हमारी और आपकी मुलाकात इंशाल्लाह कल होगी सेम टाइम पर, नए टॉपिक, नए मेहमानों के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।